नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार सोकरिया आपका स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के अंदर। प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिस के कुछ टॉपिक। अपना जो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है अपना है हेल्थ केयर टीम और एजेंसी, हेल्थ केयर टीम एंड एजेंसी। तो सबसे पहले आप एक काम कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए जिससे आपको हेल्प मिल सके। और एक नोटबुक ले लीजिए, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। एक नोटबुक और पेन ले लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट थिंक लगे उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम क्या होती है साहब? हेल्थ केयर टीम, हेल्थ केयर टीम जो होती है वो एक सिंगल पर्सन से नहीं होती। हेल्थ केयर जो टीम होती है वो सिंगल पर्सन से नहीं होती, ये आपके सेवरल स्टाफ, बहुत सारे जो स्टाफ्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, उसके अंदर आती है आपकी हेल्थ केयर टीम आती है। अब हेल्थ केयर टीम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? तो हेल्थ केयर टीम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है आपका फिजिशियन, आपकी नर्सेज, आपकी डाइटिशियन हो गई, आपका डेंटिस्ट हो गया, डेंटिस्ट हो गया। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? सोशल वर्कर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गया। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? इसके अलावा आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ्स हो गया। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? केस मैनेजर हो गया, केस मैनेजर हो गया। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? जो इमरजेंसी स्टाफ होते हैं, इमरजेंसी स्टाफ होते हैं वो हो गए इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अपन चलते हैं साहब हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम क्या होती है? एक बहुत सा ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से रहते हैं। वो क्या करते हैं? अपने को हेल्थ को प्रमोशन करने के लिए अपनी हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर कैसे वर्क करना है उसको आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है साहब। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है पहला, इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका फिजिशियन। फर्स्ट आता है इसमें आपका फिजिशियन, फर्स्ट आता है फिजिशियन। फिजिशियन के अंदर आपका क्या हो सकता है? आपका जो डॉक्टर्स होते हैं, ये डॉक्टर्स होते हैं आपका मेडिकल जो डायग्नोसिस होता है, मेडिकल डायग्नोसिस होता है उसको तैयार करते हैं। किसके लिए? ट्रीटमेंट प्लान के लिए, ट्रीटमेंट प्लान के लिए, ठीक है। जो फिजिशियंस होते हैं वो मेडिकल डायग्नोसिस तैयार करते हैं किसके लिए? ट्रीटमेंट प्लान के लिए। किसके अंदर आता है? हेल्थ केयर टीम का मेंबर है कौन? फिजिशियन। फिजिशियन के अलावा यहाँ पे आपका सर्जन हो सकता है, आपका मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके जो फिजिशियन हो सकते हैं जो ये मेडिकल डायग्नोसिस तैयार करेंगे ट्रीटमेंट प्लान के लिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हेल्थ केयर टीम मेंबर। तो आपका हेल्थ केयर टीम मेंबर नेक्स्ट कौन सा आता है? नर्स। सेकेंड आता है आपका नर्स। जो नर्सेज होती हैं वो क्या करती है? जो नर्सेज होती हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। ये क्या रहती है? डायरेक्ट कनेक्ट टू पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स। जो नर्सेज रहती हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट रहती है पेशेंट से और डॉक्टर से। ये एक आपकी जो बीच की कड़ी होती है, नर्स क्या होती है? एक बीच की कड़ी होती है, वो डायरेक्ट कनेक्ट रहेगी आपकी पेशेंट से और आपकी किससे? डॉक्टर से। ये कम्युनिकेशन को थेरेपी कम्युनिकेशन होता है, उसको कम्युनिकेशन करने के लिए आपके जो नर्सेज रहती है, ठीक है साहब। इसके अलावा जो आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है किसके? डॉक्टर को। जो पेशेंट बोल रहा है, जो पेशेंट की कंप्लेन है उसको डॉक्टर को बताएगी, और जो डॉक्टर बोल रहा है जो ट्रीटमेंट प्लान है फर्दर जो
मेनली तो डॉक्टर एक्सप्लेन करता है, लेकिन कई बार क्या होता है नर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, तो फैमिली मेम्बर आप डायरेक्ट आप कांटेक्ट करेंगे किससे, नर्स से कांटेक्ट करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ केयर टीम के अंदर नर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद में आपका डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन। ये क्या करता है, जो डाइटिशियन होती है उसको नॉलेज होता है कि कौन सी डिजीज अपने को, कौन सी डिजीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी क्या डिमांड कर रही है, कौन से आपके जो फूड है वो आपको डिमांड कर रही है, आपका डाइट प्लान तैयार करती है विद हेल्प ऑफ डॉक्टर। जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग डाइट प्लान तैयार करती है कि कौन से पेशेंट को कौन सी डिजीज में आपको कैसी डाइट देनी है, वो डॉक्टर बताएगा, और जो डाइटिशियन है उसके अंदर आपके मॉडिफाई करेगी डाइट के अंदर कि साहब ये इसको रिक्वायरमेंट है, पेशेंट को इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो कौन करेगी, डाइटिशियन। और जो न्यूट्रिशनल होती है, जो न्यूट्रिशियस स्टाफ होता है, वो फूड का क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा, और कौन सी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके, मिनरल्स हो गए, इसके अलावा विटामिन्स हो गए, वो कितना क्या ऐड करना है वो कौन करेगा, न्यूट्रिशियस डिपार्टमेंट ऐड करेगा। नेक्स्ट आता है आपका 4th नंबर पे डेंटल या डेंटिशियन। 4th आता है आपका डेंटिशियन। जो डेंटिशियन क्या करता है साहब, ये आपका जो भी डेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, केविटी हो गई आपका जोक के अंदर हो गया, आपका जो जोक के अंदर हो गया, आपका माउथ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो वो कौन देखता है, डेंटल डिपार्टमेंट देखता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर होता है हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ 5th की, तो आपका होता है ऑक्यूपेशनल वर्कर्स होते हैं। ये आपके जो सोशली वोक्यूपेशनल वर्कर्स होते हैं, वो आपके जो स्पीच लैंग्वेज होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, उनको देखते हैं। ये ऑक्यूपेशनल वर्कर्स आपके इनको देखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं हेल्थ केयर टीम का जो इंपॉर्टेंट मेंबर है, नेक्स्ट आपका मेंबर आता है कौन सा, पैरा मेडिकल डिपार्टमेंट। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर सेवरल स्टाफ्स आते हैं, लेकिन अपन मेनली 2 को देखेंगे। एक तो आपका लेबोरेटरी और दूसरा आता है आपका रेडियोलॉजी। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर जो आपका क्या करेंगे साहब, जो भी स्पेसिमेंस होते हैं आपके यूरिन ब्लड स्पेसिमेंस होते हैं, उनके क्या करेंगे, उनकी स्टडी करके एक मेडिकल डायग्नोसिस तैयार करेंगे कि साहब इसके अंदर ये ब्लड कल्चर अपने किया, तो ब्लड कल्चर के अंदर ये बैक्टीरिया आ रहा है, तो इसको आपको इसकी ये दवाई देनी है, इसके आपकी इसलिए सेंसिटिव है, इससे ये इनसेंसिटिव है। तो एक गाइडलाइन तैयार करके देता है, एक बेसलाइन तैयार करके देता है कौन, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट। जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो आपका एक्सरे, जो भी कंसोलिडेशन आ रहा है एक्सरे के अंदर है ना, आपका जो MRI हो रही है, आपकी CT स्कैन, आपका USG वगैरह हो रही है, तो उसके अंदर आपका हेल्पफुल कौन करता है, पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ्स के अंदर आपका OT टेक्नीशियन भी आपका इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। OT टेक्नीशियन भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। OT टेक्नीशियन क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान आपको लाइट्स की जो सेटिंग है उसको करना है ना, आपको जो ऑपरेटिव जो सिस्टम्स हैं, जो मशीनेज हैं, उनको कैसे ऑपरेट करना है, वो कौन करता है, OT टेक्नीशियन करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ साहब, तो आपकी जो हेल्थ केयर टीम का मेंबर होता है, जो इम्पोर्टेंट मेंबर होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका फिजियोथेरेपिस्ट। ये फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, जो साहब आपकी जो मस्कुलोस्केलेटल जो प्रॉब्लम होती है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको जो फिजियोथेरेपी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी जो वर्किंग है, उसको कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है अपने को, उसको कौन सा हीट वाइब्रेशन देना है, आपको फिजियोथेरेपी कैसे देनी है, आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है, या आपको उसको एक्सरसाइज करवाना है, लिम्ब मूवमेंट करवाना है, अपर लिम्ब मूवमेंट करवाने हैं। ठीक है, आपकी जो सर्वाइकल नेक इंजरी है उसके लिए क्या एक्सरसाइज है, क्या रेमेडीज है, वो आपका कौन प्रोवाइड करवा रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड करवा रहा है।
नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका, नेक्स्ट इसके अंदर आता है सोशल वर्कर। जो सोशल वर्कर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स क्या होते हैं साहब, ये आपका कोई बच्चे को आपको वो करना है, अडॉप्ट करना है, उसके हेल्प करेंगे। सोशल वर्कर आपके जो बच्चे को अडॉप्ट करना है उसके लिए हेल्प करेंगे। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके लिए आपको एक हेल्पफुल प्रोवाइड करवाएंगे। ये बहुत से आपके वर्क करवाते हैं, जैसे कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, वो चल नहीं पा रहा है, उसको जो हेल्प चाहिए, उसको हेल्प के लिए आपके सोशल वर्कर्स आपके आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ साहब, नेक्स्ट इसके अंदर कौन आता है आपका, जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, जो फार्मेसी डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या करता है साहब, ये फार्मेसी डिपार्टमेंट आपका जो मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड है, जो उस डिजीज़ के लिए मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल करवाती है, उसकी जो एक्सपायरीज को चेक करती है, ठीक है साहब, उसको कौन सी सेंसिटिव में आपको कितनी डिग्री पे रखना है, उसको क्या टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है, वो सब आपका कौन देखता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट। जो मेडिसिन होती है उनकी जो कैसे रखना है, उसका रख रखाव कैसे, वो सब आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट देखता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है हेल्थ केयर टीम का। इसके अलावा मैं बात करूँ साहब, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या आता है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो आपका इसके अंदर आता है केस मैनेजर। केस मैनेजर, केस मैनेजर क्या करता है साहब, केस मैनेजर आपका जो केस आता है, जो भी आपका बजट आता है, उसको केस कलेक्ट करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का आपका काम करता है। ये भी एक बजट तैयार करता है, किसके लिए, जो हेल्थ केयर सेटिंग्स के लिए आपने को बजट चाहिएगा वो आपका तैयार करता है कौन, केस मैनेजर। नेक्स्ट मैं बात करूँ साहब, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट क्या आता है इसके अलावा, इसके अलावा आपका आता है जो मेडिकल, इमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट, इमरजेंसी मेडिकल टीम, केयर टीम। जो इमरजेंसी मेडिकल टीम होती है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट कैजुअलिटीज़ के अंदर आपको ये मिलेगी। और जो भी ट्रोमा हुआ, आपका कोई ट्रोमा एक्सीडेंट, आरटीए का एक्सीडेंट है ना, आपका जो कोड ब्लू हो रहा है, कोड ब्लू मतलब हार्ट अटैक आ रहा है किसी पेशेंट को, तो उस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो मेडिकल स्टाफ्स होता है वो एक वेल स्किल्ड पर्सन होते हैं, वो आपका इंक्यूबेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको शूसरिंग करनी है, इमीडिएट शूसरिंग करनी है, उसमें हेल्प करते हैं। वो कौन सा डिपार्टमेंट आता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट आता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आपका जो इसके अंदर आपका अदर स्टाफ्स भी आ सकते हैं, नॉन, जो आपके नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट भी आ सकते हैं, जैसे कि आपके जो फायर एजुकेटर्स होते हैं वो आ सकते हैं, कि अगर कोई भी हॉस्पिटल्स के अंदर आपके फायर वगैरह लग गई तो उसको कैसे अपने को मैनेज करना है, कैसे रेस्क्यू करना है उसका। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है वो भी इसके अंदर आता है, जो आपकी लाइट्स वगैरह को देखता है, ठीक है। ये आपके कुछ हेल्थ केयर टीम थी। हेल्थ केयर टीम के अंदर मैंने डिस्कस किया आपका फिजिशियन, आपका नर्सेज, इसके अलावा आपका जो डेंटिशियन है, आपका डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट है, फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट है, आपका जो पैथोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्कर्स हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, इसके अलावा आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट है, चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट है, ये आपके हेल्थ केयर टीम मेंबर बनाते हैं। और ये इनके बिना जो हेल्थ केयर सेटिंग अपने को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवानी है वो इनके बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये इसके अंदर कुछ थिंग्स आपको हेल्थ केयर टीम के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे अब एजेंसी। जो हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर एजेंसी है, हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर जो एजेंसी है वो कौन कौन सी हो सकती है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर एजेंसी। हेल्थ केयर एजेंसी क्या होती है, एक सिस्टम होता है, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज इन डिफरेंट सेटिंग्स। क्या होती है हेल्थ केयर एजेंसी, क्या होती है कि एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करवाता है हेल्थ सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करवा रहा है, हेल्थ सर्विसेज इन डिफरेंट सेटिंग एरिया। और डिफरेंट जो हेल्थ सेटिंग एरियाज होते हैं उनके अंदर क्या प्रोवाइड करवा रहा है, आपका हेल्थ केयर एजेंसी प्रोवाइड करवा रही है। एक ऐसी एजेंसियां जो आपका एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम से बनी रहती है, जो आपको हेल्थ सर्विसेज, आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रही है। कहाँ पे, जो डिफरेंट सेटिंग्स होती है, जो डिफरेंट एरियाज होते हैं, डिफरेंट आपके कौन कौन सी जगह पे आपको केयर प्रोवाइड करवा रही है, वो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हेल्थ केयर एजेंसी क्या होती है, सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करवाता है हेल्थ सर्विसेज इन डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर। तो आपकी जो फर्स्ट
आपकी फर्स्ट आपकी हेल्थ केयर एजेंसी होती है, फर्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी है आपकी पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी। पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी, पब्लिक हेल्थ एजेंसी इनको कौन एस्टेब्लिशमेंट करता है? एस्टेब्लिशमेंट करता है इनको जो आपकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट करती है। इनको कौन एस्टेब्लिशमेंट करता है? गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट करती है। और जो भी प्लान आते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट से जो प्लान आते हैं ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर, हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर जो प्लान्स आते हैं उनको क्या करता है? सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन करता है। कौन? पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी। ये आपकी कहाँ सिचुएटेड रहती है? जो पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी होती है वो कहाँ सिचुएटेड रह सकती है? ये आपकी रह सकती है लोकल, है ना, आपका रूरल हो सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकती है, आपका जो स्टेट लेवल पे हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी पाई जाती है। जो पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी होती है वो आपकी लोकल लेवल्स पे हो सकती है, आपकी रूरल लेवल्स पे हो सकती है, आपकी स्टेट लेवल्स के ऊपर आपकी हो सकती है। इनको एस्टेब्लिशमेंट करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट हो गई, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, वो एस्टेब्लिशमेंट करती है। एक आपका प्लान तैयार करती है, प्लान तैयार करती है और हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर सर्कुलेट करती है, हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर सर्कुलेट करती है। जो पब्लिक हेल्थ होती है, पब्लिक हेल्थ आपकी क्या करवाती है? जो कम्युनिटीज़ के अंदर आपकी जो कम्युनिटी केयर कैसे की जाती है उसके बारे में आपको पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी बताती है कि कम्युनिटी के अंदर आपको कैसे रूबरू होना है, कैसे पेशेंट की केयर करनी है, कैसे स्क्रीनिंग करनी है, हेल्थ की स्क्रीनिंग कैसे करनी है। तो आपकी किसमें आती है? पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी के अंदर आती है। जो एस्टेब्लिशमेंट होता है गवर्नमेंट का प्लान ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स के लिए करता है और सर्कुलेशन करते हैं। जो प्लान्स आपके आए थे गवर्नमेंट से, जो हेल्थ पॉलिसीज आई थी उसको क्या करता है? सर्कुलेट करते हैं। और ये कहाँ कहाँ हो सकती है? आपकी लोकल लेवल पे हो सकती है, आपकी रूरल लेवल पे हो सकती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपकी स्टेट लेवल पे हो सकती है। तो ये थी आपकी पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो साहब आपका कौन सा होता है? फिजिशियन ऑफिस। जो नेक्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी होती है, जो नेक्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी होती है ये होती है आपकी फिजिशियन ऑफिस। फिजिशियन ऑफिस, फिजिशियन ऑफिस ये क्या होता है साहब? आपके काम पे सिचुएटेड रहते हैं। ये प्राइमरी केयर सेटिंग्स के ऊपर रहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? प्राइमरी केयर सेटिंग्स के लिए पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो फिजिशियन होते हैं, ये फिजिशियन होते हैं वो आपकी मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर आपके प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, या तो एक सिंगल रूम के अंदर या आपके बहुत सारे रूम्स के अंदर क्या करते हैं? आपको केयर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है साहब। और जो यहाँ की जो नर्सेज होती है, यहाँ पे जो नर्सेज होती है वो क्या होती है? आपकी रजिस्ट्रेशन करेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लाइंट, है ना। इसके अलावा क्या करेगी? डाटा ऑब्टेन करेगी, डाटा ऑब्टेन करेगी। इसके अलावा जो क्लाइंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री है उसको कलेक्ट करके आपको जो डायरेक्ट इसको देगी, आपके जो फिजिशियन था, जो डायरेक्ट किसको देगी? आपके जो फिजिशियन था उसको एक रिपोर्ट बना के तैयार करके देगी। ये प्राइमरी केयर सेटिंग्स के अंदर आता है, ये प्राइमरी केयर सेटिंग्स के अंदर आता है। अपन हेल्थ केयर एजेंसी आज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट अपन ने पढ़ ली पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसी, सेकंड आती है फिजिशियन ऑफिस। जो फिजिशियन ऑफिस आता है वो आपका एक सर्कुलेट एक सिंगल रूम में हो सकता है, या आपका एक ग्रुप ऑफ एक प्रैक्टिस के लिए ग्रुप ऑफ मेजोरिटी जितने भी फिजिशियन हैं वो आपके आ सकते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? आपके प्राइमरी केयर सेटिंग्स पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? आपकी प्राइमरी केयर सेटिंग्स पे होती हैं। जो यहाँ की जो नर्सेज होती हैं, यहाँ की जो नर्सेज होती है वो रजिस्ट्रेशन करती है क्लाइंट का। इसके अलावा डाटा ऑब्टेन करती है, उसके जो भी प्रीवियस हिस्ट्री थी उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करके फिजिशियन को पेश करती है। फिजिशियन उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान तैयार करता है। नेक्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी आती है। नेक्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी है आपकी नेक्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी। नेक्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी आती है आपकी ऑक्यूपेशनल केयर एजेंसी। ठीक है, ऑक्यूपेशनल केयर एजेंसी आ सकती है। जो ऑक्यूपेशनल होते हैं वो किसको मेन इनका ऑब्जेक्टिव कौन होता है? जो मेन ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, मेन ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन होता है? इनका जो एम्प्लॉयज़ होते हैं,
जो एम्प्लॉयज़ होती है उनकी आपकी जो केयर दी जाती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको केयर दी जाती है, उनको केयर प्रोवाइड की जाती है। इनकी जो एनुअल आपको स्क्रीनिंग करनी है, एनुअल स्क्रीनिंग करनी होती है, एनुअल स्क्रीनिंग करनी होती है। किसकी? जो आपके एम्प्लॉयज़ थे उनकी एनुअल स्क्रीनिंग करनी है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ थे उनका एनुअल स्क्रीनिंग करनी है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करना है और उनको हेल्थ प्रोवाइड करवानी है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, ठीक है। जो ऑक्यूपेशनल केयर एजेंसी होती है इनका मेन ऑब्जेक्टिव कौन होता है? इनका जो मेन जो मकसद होता है, किसको केयर प्रोवाइड करवाना होता है? आपकी जो आपकी ये एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी एनुअल स्क्रीनिंग करके, उनका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करके ये आपको केयर प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ साहब, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अगली आपकी जो एजेंसी होती है वो कौन सी होती है? नेक्स्ट एजेंसी होती है आपकी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आपका क्या होता है? एक आपका स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल हो सकता है ना। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका हेल्थ केयर जो एजेंसी प्रोवाइड करवाती है, यहाँ पे इन पेशेंट सर्विसेज दी जाती है ना। इन पेशेंट सर्विसेज देंगे, आपके आउट पेशेंट सर्विसेज देंगे, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देंगे, है ना। जो हेल्थ पॉलिसीज आ रही है उसके बारे में बताएंगे, हेल्थ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगा, वो कौन चलाएगा? आपका हॉस्पिटल चलाएगा। ये केयर एजेंसी होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ, जो नेक्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी है, नेक्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी है आपकी, नेक्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी है तो आपकी कौन सी हो सकती है? आपकी सब अक्यूट केयर एजेंसी, सब अक्यूट केयर एजेंसी। सब अक्यूट केयर एजेंसी के अंदर क्या होता है? जो आपका अक्यूट इलनेस होती है, अक्यूट इलनेस होती है उसको देखा जाता है। और आपका जो इल पेशेंट होते हैं, अक्यूट इलनेस पेशेंट होते हैं, अक्यूट सिक पेशेंट होते हैं, सिक एंड इंजर्ड पर्सन हो सकते हैं, उनको केयर प्रोवाइड की जाती है। ये इस पे डिपेंड नहीं कर सकती है आपके पास जो न्यू टेक्नोलॉजी मॉडलिटीज़ आपकी है, आपको अक्यूट केयर के लिए दी जाता है, अक्यूट इलनेस के लिए आपकी प्रोवाइड की जाती है, अक्यूट इलनेस के लिए आपकी प्रोवाइड की जाती है। कौन सी? सब अक्यूट केयर एजेंसी। सब अक्यूट केयर एजेंसी में क्या होता है कि जो साहब आपकी अक्यूट इलनेस है, अक्यूट इंजरी है, अक्यूट आपकी कंडीशन है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, उसके अंदर आपको केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसके अंदर आपको ये नहीं डिपेंड करता कि साहब इसके अंदर आपको जो न्यू टेक्नोलॉजी मॉडलिटीज़ है कि नहीं है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करके आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी, नेक्स्ट एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एजेंसी है आपकी, नेक्स्ट एजेंसी है लॉन्ग टर्म केयर एजेंसी। लॉन्ग टर्म केयर एजेंसी, लॉन्ग टर्म केयर एजेंसी क्या होती है? ये आप क्रोनिक इलनेस होती है ना, क्रोनिक इलनेस के लिए ली जाती है, ये आपकी क्रोनिक इलनेस के लिए ली जाती है। और यहाँ पे जो केयर दी जाती है, जो यहाँ पे केयर दी जाती है, किसको दी जाती है? जो ओल्डर एडल्ट होते हैं, ओल्डर एडल्ट होते हैं उनको केयर प्रोवाइड की जाती है, उनको केयर दी जाती है। और जो इनका कौन सी केयर दी जाती है? इनको कस्टोडियल, कस्टोडियल या आपको कह सकते हैं इसको रिहेबिलिटेटिव केयर दी जाती है, रिहेबिलिटेटिव केयर इसमें दी जाती है, रिहेबिलिटेटिव केयर इसमें दी जाती है। जो लॉन्ग टर्म केयर एजेंसी होती है वो क्रोनिक इलनेस के वाले पीपल्स के अंदर दी जाती है, जो ओल्डर एज के पीपल्स होते हैं उनको दी जाती है। और जो कस्टोडियल, कस्टोडियल का मतलब होता है अपने को सुपरविजन करके देना है, सुपरविजन, अंडर दी सुपरविजन, अंडर सुपरविजन, सुपरविजन के अंडर में अपने को कस्टोडियल केयर दी जाती है। उसके हेल्थ को रिस्टोरेशन करना होता है, हेल्थ को रिस्टोरेशन करना होता है। ये क्रोनिक इलनेस के लिए, क्रोनिक इलनेस का अगर एग्जांपल देखें तो आपका कैंसर हो गया, आपका एड्स हो गया, ये आपकी क्रोनिक इलनेस है, ठीक है, क्रोनिक इलनेस है। ये आपकी बहुत बड़ी हो सकती है क्रोनिक इलनेस, ऐसा नहीं है कि छोटी सी क्रोनिक इलनेस है। क्रोनिक इलनेस 6 महीने से ज़्यादा जो अगर इलनेस होती है वो क्रोनिक इलनेस में इंक्लूड की जाती है। इसमें ओल्डर एज के जो पीपल्स होते हैं उनको केयर दी जाती है, इनको कस्टोडियल केयर जो अंडर सुपरविजन के अंदर रखा जाता है ना। एक इंपॉर्टेंट थिंग यही नहीं है केयर प्रोवाइड करना कि आपको इसको ईटिंग दे दी, इसको बाथिंग दे दी, है ना, इसको ब्रश करवा दिया, ये भी नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, जो मेडिकल अटेंशन होता है, ओकेजनली जो मेडिकल अटेंशन, ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को उसको ज़रूरत है, मेडिकल कंडीशन की जो ज़रूरत है वो उसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। किसके अंदर? ओकेजनल
ओकेजनल मेडिकल अटेंशन, ओकेजनल मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड करवाया जाता है किसके अंदर, लॉन्ग टर्म केयर के एजेंसी के अंदर, है ना। तो ये इसके अंदर आपको देख के चलना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साहब आपका, नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट एजेंसी आती है आपकी, नेक्स्ट एजेंसी आती है आपकी जो रिटायरमेंट, रिटायरमेंट या एंड असिस्टेंस केयर एजेंसी। ठीक है साहब, रिटायरमेंट और असिस्टेंस केयर एजेंसी ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो इसके अंदर जो रजिस्टर रिटायरमेंट के बाद में जो हाई आपकी जो हाई क्लास जॉब से आपके रिटायरमेंट हुआ है, आईएएस हो गए आपके, ना आपका मेडिकल प्रोफेशनल हो गए, उनको जो रिटायरमेंट के बाद में जो केयर दी जाती है, रिटायरमेंट के बाद में जो केयर दी जाती है वो किसके अंदर दी जाती है, रिटायरमेंट केयर एजेंसीज के अंदर दी जाती है। इनको एक सेपरेट आपको हाउस दिए जाते हैं, सेपरेट हाउस देने के बाद में क्या करते हैं, सेपरेट हाउस दे दिया, इनको अपार्टमेंट दे दिए, और उनके अंदर एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करवाई जाती है आपकी, कौन, जो एक स्पेशल नर्स होती है वो एक आपको सेपरेटली इनको दिया जाता है, और जो इनकी नीड होती है, इनकी नीड के अकॉर्डिंग इनको केयर एजेंसी आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूँ, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका रूरल केयर एजेंसी। रूरल केयर एजेंसी को क्रिएट किसने किया था, इसको क्रिएट किया गया था 1987 के अंदर ओम्बियस बजट रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा। इनको चलाया जाता है, इनको 1987 के अंदर जो ओबीएस बजट रिकॉग्नाइजेशन था उनके द्वारा चलाया जाता था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो मेन पर्पस था, मेन ऑब्जेक्टिव देखें तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था आपका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो इमरजेंसी केयर होती है, इमरजेंसी केयर इन रूरल एरिया, इसको क्या करना था, इम्प्रूव करना था, इसको क्या करना था, इम्प्रूव करना था, क्या करना था, इसको इम्प्रूव करना था। जो इमरजेंसी केयर होती है रूरल एरियाज के अंदर, जो इमरजेंसी केयर को आपको इम्प्रूव करना था। यहाँ पे क्या था, जो गवर्नमेंट के जो प्लान आते थे, जो आपके प्लान्स आते थे रूरल के अंदर पहुँच नहीं पाते थे, तो ये एजेंसी बनाई गई ओम्बियस बजट रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन पर्पज़ क्या था कि साहब आपको इमरजेंसी केयर दे उनके रूरल एरिया के अंदर, उनको इम्प्रूव करना है, इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, हेल्थ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, और ये आपकी अच्छी केयर दे, और रूरल के अंदर जो भी आपके न्यू आपकी जो प्लानिंग्स हैं, आपकी हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर जो नई आपकी मॉडलिटीज आ रही है उसको आपको शेयर करना था, सर्कुलेट करना था। नेक्स्ट आता है आपका, जो नेक्स्ट हेल्थ केयर एजेंसी आती है वो आती है आपकी होस्पाइस केयर एजेंसी, होस्पाइस केयर एजेंसी। नेक्स्ट आती है आपकी होस्पिस केयर एजेंसी। जो होस्पाइस केयर एजेंसी थी वो किसको दी जाती है, जो टर्मिनल इल पेशेंट है, टर्मिनल इल पेशेंट के अंदर दी जाती थी। एग्जाम्पल लूँ मैं तो यहाँ पे कैंसर हो गया, बेस्ट एग्जाम्पल है कैंसर, आपका एड्स हो गया, है ना, जो आपकी क्रोनिक इलनेस थी उसके आपके एग्जाम्पल ले सकते हैं टर्मिनल इल पेशेंट। इनको क्या करना था, होस्पाइस केयर दी जाती है, इनकी जो फैमिली सपोर्ट्स देते हैं, फैमिली सपोर्ट्स देते हैं, और आपको कैंसर है और एक टर्मिनल इल पेशेंट होता है। टर्मिनल इल पेशेंट के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर आपका किया जाता है टर्मिनल इल पेशेंट के अंदर कि जो डिजीज़ है, जो इसकी डिजीज़ है इसको ट्रीट नहीं किया जाता, इसको ट्रीट नहीं किया जाता, इसको ट्रीट नहीं किया जाता, इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि साहब ये ट्रीटमेंट ट्रीटेबल नहीं है। ये डिजीज डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया कि साहब ये ट्रीटेबल नहीं है, आप सिर्फ इसके सिम्टम्स, इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता था, उनको क्या किया जाता था, ट्रीटमेंट दिया जाता था, जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था। टर्मिनल इल पेशेंट, होस्पाइस केयर एजेंसी में क्या होता है, जो टर्मिनल इल पेशेंट होते हैं उनको आपको हेल्थ के
आपको सर्विसेज देते हैं, जैसे कैंसर एड्स वाले पेशेंट हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जो डिजीज़ है वो तो आपकी फैल चुकी है, डिजीज़ आपको रोक नहीं पा रहे, लेकिन डिजीज़ नहीं रोक पा रहे तो उनके सिम्टम्स तो रोक सकते हैं। उनके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट देख के अपन उसको रोक सकते हैं। ट्रीटमेंट आपके बात कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई सा भी हो सकता है, डायरिया हो गया, आपका वोमिटिंग हो रही है तो उसको तो रोक सकते हैं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको रोक सकते हैं, फीवर आ रहा है तो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, जो आपकी केयर, आपकी जो जीने की आयु है थोड़ी सी बढ़ा देती है। ऐसा नहीं है पेशेंट की जो डेथ है वो होनी है, पेशेंट की डेथ होनी है, लेकिन जो टर्मिनल इल पेशेंट है उसको आप एक केयर प्रोवाइड करवा के, एक स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करवा के उसको जो सिम्टम्स है उनसे जो आप निजात पिला सकते हैं, जो सिम्टम्स है उनसे निजात मिल सकती है। लेकिन जो अपनी डिजीज़ है, जो अपनी डिजीज़ है उससे अपने को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, जो डिजीज़ है उससे अपने को फ़ायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एजेंसी की अगर मैं बात करूँ तो आपकी होम केयर एजेंसी होती है, होम केयर हेल्थ एजेंसीज होती है, होम केयर हेल्थ एजेंसीज। ठीक है, होम केयर हेल्थ एजेंसीज के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है, कोई भी हेड इंजरी का पेशेंट है, एग्जांपल लीजिए कोई हेड इंजरी का पेशेंट है, वो स्टेबल है, डॉक्टर ने बोला है कि आप इसको घर पे भी इसकी जो केयर कर सकते हो, क्योंकि उसके संट लगा हुआ है, उसकी फंक्शनिंग हो रही है, उसके एनजी ट्यूब फीडिंग चल रही है, तो ये तो आपका घर पे भी हो सकता है। तो इसके अंदर होम केयर सेटिंग्स के अंदर क्या होता है, कोई नर्स होती है उसको अलॉट कर दिया जाता है और वो घर जाके उस पेशेंट को केयर दी जाती है, बदले में उसको जो अकोमोडेशन मिलता है और आपको पैसा आपको पे करता है कौन, फैमिली इन्वायरमेंट आपको पेशेंट कर सकता है। इससे एक फ़ायदा हो सकता है, जो आपका इन्फेक्शन था, जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो पेशेंट रहता है उसके इन्फेक्शन के चांसेस है वो हाई लेवल के रहते हैं, जब बजाय अपन उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उसको होम केयर दे सकते हैं और वहाँ पे जो नर्स अलॉट कर सकते हैं और वो आपकी केयर प्रोवाइड करवा सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो इसके बाद में आता है आपका डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर। सब डे केयर सेंटर्स की अगर मैं बात करूं, डे केयर सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी अगर जो वर्कर्स हैं, आपके जो मदर और फादर दोनों क्या हैं, वर्कर्स हैं, मदर फादर बोथ, मदर एंड फादर आर वर्किंग इन एरिया, जो इनके बच्चे हैं, जो इनके चाइल्ड्स हैं, उनको क्या करवाते हैं, ये आपको डे केयर सेंटर्स के अंदर छोड़ देते हैं, डे केयर सेंटर्स के अंदर छोड़ देते हैं और वहाँ पे जो नर्सेज होती है, वो इनको क्या करवाती है, केयर प्रोवाइड करवाती है। और जो इनकी स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड होती है, इनकी न्यूट्रिशनल नीड हो गई, इनका जो फिजिकल आपका एक्सरसाइज करवाना है ना, फिजिकल आपको केयर देनी है, उसकी जो नीडेड है, उसकी जो बॉडी डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपको केयर प्रोवाइड करवाती है। डे केयर सेंटर का दूसरा एग्जाम्पल लें अपन, तो कोई कैंसर का पेशेंट होता है, उनके वीकली कीमोथेरेपी चलती है, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं इनकी वीकली कीमोथेरेपी चलती है। तो क्या करना होता है, ऐसा तो है नहीं कि आज कीमोथेरेपी लगेगी तो उसके 8 दिन तक अपन इसको हॉस्पिटल में रखें, ये बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है और पेशेंट के इन्फेक्शन के चांसेज है वो भी हाई हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे साहब, इसके लिए डे केयर सर्विसेज होती है कि आप वीकली जब भी आपका कीमो प्लान हो, आपका नेक्स्ट प्लान हो, भाई वेडनेसडे को आपको प्लान है, वेडनेसडे को पेशेंट को बुलाइए, आप सुबह एडमिट होइए, कीमो लगवाइए और आपका घर जा सकते हैं, शाम को घर जा सकते हैं, शाम को घर जा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बात करूं मैं सर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज या एजेंसी बोल सकता हूं। जो एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज होती है ये क्या करवाती है, ये आपकी यूज आती है यूज इन कम्युनिटीज के अंदर यूज में ली जाती है, कम्युनिटीज के अंदर यूज में ली जाती है। और यहाँ पे साहब क्या करवाती है, जो एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज होती है वो कई हॉस्पिटल्स आपकी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, कोई आपका ऑपरेशन कर रहा है ना, ऑपरेशन कर रहा है, उसके लिए आपको जो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज क्या करवाती है, आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी। सेकंड, इसके अंदर जो आपका केयर प्रोवाइड करवा रहा है एम्बुलेटरी केयर के अंदर, आपकी जो मेडिकल केयर है, मेडिकल नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग, आपकी लेबोरेटरी, आपको रेडियोलॉजी, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवा रही है एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज। इसकी अगर एडवांटेज की बात करूं, तो
तो इसके दो मेन एडवांटेज है। फर्स्ट तो क्या करता है, ये परमिट करता है। पहले एडवांटेज क्या है, इसको परमिट द क्लाइंट लिव एट होम आफ्टर obtaining हेल्थ केयर। सेकेंड अगर इसका एडवांटेज में देखूँ तो यहाँ पे क्या होता है, जो सीरियसली इल पेशेंट होते हैं या इंजर्ड पर्सन होते हैं, सीरियसली इंजर्ड पर्सन होते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल बेड प्रोवाइड करवाती है। एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज क्या होती है, यूज आती है आपकी कम्युनिटी लेवल पे। आपका क्या करते हैं, ये यूज़ में लिया जाता है। यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग, लेबोरेटरी, आपका रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपकी केयर प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके जो एडवांटेज है, एक तो क्लाइंट को परमिट करती है कि घर रह सकते हो आप, आपकी जो हेल्थ केयर ऑब्टेन होने के बाद में आपको घर रह सकते हो। दूसरा, जो सीरियसली इल पेशेंट होते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेड प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसी कंडीशन आती है कि कई बार जो सीरियसली इल पेशेंट होते हैं उनको बेड नहीं मिल पाते हॉस्पिटल के अंदर, तो ये एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज क्या करवाती है, इनको बेड दिलाने में हेल्प करवाती है। वो भी कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी है आपकी क्राइसिस एजेंसी क्या होती है, ये आपकी इमरजेंसी एजेंसी होती है। जिसके अंदर 24/7 मतलब 24 आवर्स और 7 डेज इसके अंदर वर्किंग किया जाता है। एक इमरजेंसी एजेंसी होती है जिसके अंदर क्राइसिस एजेंसी होती है, जो 24 आवर्स इंटू 7 24 घंटे और 7 दिन के लिए आपका वर्क करती है। कभी भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। जो यहाँ पे नर्सेज होती है, यहाँ की जो नर्सेज होती है वो कैसी होनी चाहिए, जो वेल कम्युनिकेटेड एंड क्या होनी चाहिए आपकी, वेल स्किल्ड होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए। वेल कम्युनिकेटेड और स्किलफुल होनी चाहिए। और जो भी अगर आपका कॉल रिसीव करने हैं तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सके, जो भी प्रॉब्लम है उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सके। तो क्राइसिस एजेंसी क्या होती है, क्राइसिस एजेंसी आपकी इमरजेंसी हेल्थ केयर एजेंसी सेटअप पे लिया जाता है। यहाँ पे जो 24/7 डेज आपका वर्किंग किया जाता है। यहाँ की जो नर्सेज होती है वो कम्युनिकेटेड स्किल्स होती है, उनके अंदर वेल डेवलप्ड कम्युनिकेबल स्किल्स होती है ना। और इसके अलावा जो आपकी जो अर्ली आपका आइडेंटिफिकेशन कर सके, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन कर सके। और जो आपका जो अटेंडर है, जो क्लाइंट्स है, उनको आपको एक अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपकी कौन सी आती है, क्राइसिस एजेंसी आती है। अपन पढ़ रहे थे एजेंसियाँ, हेल्थ केयर एजेंसी। इसके अंदर अपने फर्स्ट पढ़ा पब्लिक हेल्थ पढ़ी है ना, फिजिशियन ऑफिस पढ़ा। इसके अलावा अपने एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज पढ़ी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज पढ़ी, हॉस्पिटल्स पढ़े है ना, शॉर्ट टर्म केयर अपने सब एक्यूट केयर एजेंसी पढ़ी, लॉन्ग टर्म केयर एजेंसी पढ़ी, अपन ने रूरल एजेंसी पढ़ी है ना, इसके अलावा हमने क्राइसिस एजेंसी पढ़ी। तो ये अपने क्या डिस्कस किया, हेल्थ केयर और हेल्थ एजेंसी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और ये यूनिट भी आपकी यहीं कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।